सरमा की एक यकजदा ठिठुरती शाम थी जब मेरी वफात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की मगर खिलाफ मामूल खामोश रहा। मुझसे कोई बात की ना मेरी बीवी से। बस खाली खाली आंखों से हम दोनों को देखता रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को भी मैंने फ़ोन ना करने दिया कि उसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से खुद उसका आना भी मुश्किल है। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क हैं, उन्हें परेशान करने की कोई तुक न थी। यूँ सिर्फ मैं और बीवी ही घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा जो मैंने वसूल करना थी और दूसरों को अदा करनी थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा भी कुछ हुआ तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर उसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया। तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। उसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें लीं और गुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे मैं हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा, बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए उस पर सकता तारी हुआ और फिर धाड़े मारकर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई। कराची से भी छोटी बेटी और मियाँ सुबह की पहली फ़्लाइट से पहुंच गए। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सब की नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गाँव से भी तकरीबन सभी आ गए थे। लहद में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थीं, मट्टी उनसे गुजर कर अंदर आ गई थी। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुँचे थे। इसी कैफियत में सवाल जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत ख़त्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस हो चुके हैं। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसा के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहाँ दुनिया में किसी को नज़र नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और फ़ौरन हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आँख खुली तो मैं अपनी गली में था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा। घर से बाहर खड़े थे। इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठिठक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले लेटेस्ट मॉडल की खरीदी थी। उसका सन रूफ भी था और लेदर की ओरिजिनल सीटें थीं। धचका सा लगा, गाड़ी कहाँ हो सकती है। बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियाँ मौजूद थीं। तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाज़ा खुला था। मैं सबसे पहले ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या, किताबें थीं ना अलमारियाँ। राइटिंग टेबल, उसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफ़ा, आला मरकज़ी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थीं, जो अलमारियों के ऊपर सजा कर रखी हुई थीं, बेशुमार फ़ोटो एल्बम, कुछ भी तो वहाँ ना था। मुझे फ़ारसी की कीमती ईरान से छपी हुई किताबें याद आईं। दादा जान और वालिद साहब की ज़ाती डायरियाँ सब गायब थीं। कमरा गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। मैं पजमुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बालाई मंजिल का यह वसीओ अरीज़ लाउंज भाएँ भाएँ कर रहा था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 बरसों में इतनी तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पूछूं कि घुटनों के दर्द का क्या हाल है। एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दवाएं बाकायदगी से मैसर आ रही थीं या नहीं, मैं उसके लिए बाकायदगी से फल लाता था। न जाने बच्चे क्या सलूक कर रहे हैं, मगर मैं तो बोल ना सकता था, ना ही वो मुझे देख सकती थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो कुछ इस तवील गुफ्तगू से मैं समझा ये था कि बच्चे इस मकान को फ़रोख्त करना चाहते थे। माँ ने मुखालफत की कि वो कहाँ रहेगी। बच्चे मुसिर थे कि हमारे पास रहेंगी। बीवी को मेरी नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की ज़िद के सामने हथियार डाल रही थी। गाड़ी का मालूम हुआ कि बेची जा चुकी है। इतने में मुलाजिम लाउंज में दाखिल हुआ।
یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قمیض، برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی، پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے لیا تھا۔ میرے بیش قیمت ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ میری میز کرسی نانا ابو لائے تھے جب میں چھوٹی سی تھی، اسے ہٹانا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے، جیسے بھول ہی تو چکے تھے۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹ سے اٹا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، رمق بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور آئے جا رہی تھیں۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی پوری طرح نہ جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں خوش آمدید نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری گنجائش کہیں نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ مکان بک چکا، میں اکیلی تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالیں گے۔ دوست جو باقی بچے تھے وہ بھی اب بیمار اور تل چلاؤ کے مراحل کا سامنا کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیمند کی طرح۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری چوائس بتا دی، میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کا کمنٹ بہت مختصر تھا، ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ محمد اظہار الحق 14 فروری 1948 کو جھنڈیاں فتح جنگ ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار غزل اور نظم کے ممتاز جدید شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے شاعری میں موضوعات اور زبان کی سطح پر تازہ تر اضافے کیے ہیں۔ نئی شعری ترکیبیں اور لفظیات ان کے شعری بیانیے کا خاصہ ہیں۔ اظہار الحق نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے اقتصادیات اور عربی ادبیات میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک درس و تدریس سے وابستہ رہے، پھر CSS کر کے اکاؤنٹس کے شعبے میں سول سروس کو ذریعہ معاش بنایا۔